Welcome to our new video, Block 2 Chemical Bonding and Molecular Structure, Unit 8 Valence Bond Theory। अब इसमें हम न्यू कुछ एक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आपने कोवलेंट बॉन्डिंग में ल्यूइस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, VACPR थ्योरी के बारे में पढ़ा। अब आप इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसके आगे आने वाली यूनिट में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दो तरीके की थ्योरीज हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये पढ़ते हैं कि ये दो थ्योरीज आई कैसे। तो दीज टू थ्योरीज अराइजेज बाय डिफरेंट वेज ऑफ अराइविंग एट द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द मॉलिक्यूल्स। जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो उनको दो अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व किया गया, ठीक है। वो क्या तरीके थे वो हमको नहीं पता, पर कुछ अलग तरीक़ों से सॉल्व किया गया और उन दोनों अलग तरीके से दो अलग थ्योरीज निकल के आई। पहली थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड दूसरी थी क्या थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जैसा कि आप ये वाला एक्सप्रेशन जानते हैं, अगर आपने श्रोडिंगर इक्वेशन वाली वीडियो देखी हुई है तो आप ये इस एक्सप्रेशन को अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसमें ये H होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, E होता है एनर्जी एंड साई इज़ द वेव फंक्शन, ठीक है। सो जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो एनर्जी के बराबर होता है। ये एक सिंपल जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन है। जो एग्जैक्ट इक्वेशन है वो किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन की किसी भी की एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है। नॉट इवन द सिंपलेस्ट एटम और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल दैट इज़ हाइड्रोजन, किसी का भी एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना इट्स इम्पॉसिबल। इसलिए हाइड्रोजन के लिए भी श्रोडिंगर ने ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये दी थी। ओके, दिस इज़ नॉट नीड टू लर्न, नो नीड टू लर्न दिस, ओके। बस ये एक आपको जानकारी के लिए बताया गया है कि एग्जैक्ट सोल्यूशन किसी भी इक्वेशन का नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल। फिर इसमें क्या आता है कि हाइड्रोजन की जो श्रोडिंगर इक्वेशन दी गई उसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी न्यूक्लियाई की उसको कंसिडर किया गया एज अ बीइंग टू मैसिव रिलेटिव टू दी इलेक्ट्रॉन्स एंड आर अज्यूम टू बी अ स्टेशनरी। मतलब न्यूक्लियाई की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको एज अ स्टेशनरी माना गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी लगभग ज़ीरो मानी गई, ठीक है। इसको, इस अजम्पशन को या इस अप्रॉक्सीमेशन को हम क्या कहते हैं, बॉर्न ऑपरेंहेबर अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, बॉर्न ऑपरेंहेबर अप्रॉक्सीमेशन। आगे बढ़ते हैं हम। दो तरीके के मैथमेटिकल अप्रोच निकल के आते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो कि अपने अलग अलग तरीके से डिफ़र करते हैं। किस तरीके से, चूजिंग के तरीके से। आप किस तरीके से एक को चूज़ करते हो उसके बेस पे दोनों अलग अलग डिफ़र करते हैं, ठीक है। जैसे कि साई है आपका, अब आप साई को किस तरीके से चूज़ करते हो। वंस साई इज़ अ कंस्ट्रक्टिव, एवरेज एनर्जी ई कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस। अगर आपने साई को कंस्ट्रक्ट कर लिया तो एवरेज एनर्जी जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, साई एब्स्ट्रैक्ट होता है। जो साई है आपका वो रियल वैल्यूज़ नहीं निकाल पाता, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ देता है और कॉम्प्लेक्स वैल्यू हम कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए रियल वैल्यू बनाने के लिए यहाँ पर साई एक्सट्रैक्ट की मदद लेनी होती है, ओके। तो ये एक पर्टिकुलर एनर्जी का रिलेशन आता है। अगेन दिस इज़ नॉट नीड टू लर्न, आपको सिर्फ ये जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या ज़रूरत पड़ी, जिससे कि वो हमने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन्वेंट किया इस तरीके से, ठीक है। नाउ द इन वैलेंस बॉन्ड मेथड द वेव फंक्शन आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दोज ऑफ द सेपरेट मॉलिक्यूल्स। मतलब दो अलग अलग सेपरेट मॉलिक्यूल से वेव फंक्शन बना। जैसे एक मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन निकालना है तो उस मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन कैसे निकाल सकते हो, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन अलग एलिमेंट्स या उनके अलग अलग एटम्स के वेव फंक्शन को कंबाइन करके उस पूरे मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन आप पता लगा सकते हो, ठीक है। इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड साई जो है वो कंस्ट्रक्टेड होता है फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स। यहाँ पर सेपरेट एटम्स के साई से बनता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है, एटमिक ऑर्बिटल से बनता है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, जो पूरा मॉलिक्यूल है उसका साई आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सेपरेट एटम्स, एंड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी साई को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एटमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे मेन सेक्शन पे, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, किन प्रिंसिपल्स पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस करती है। पहला प्रिंसिपल, molecular wave function for combining electron is formed as a product of wave function of the electron of the constituent atoms। ये वही जो अभी मैंने ऊपर बताया, जो आपका एक मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन है उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो बाय कंबाइनिंग द वेव फंक्शन ऑफ द सेपरेट
एटम्स, और यही यहाँ पर कहा गया है। जैसे कि वेव फंक्शन आपको 1s ऑर्बिटल का निकालना है और इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हाइड्रोजन के, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक देखो ये 2 हाइड्रोजन बन रहे हैं, ठीक है। अब इन 2 हाइड्रोजन का आपको क्या निकालना है, वेव फंक्शन। यू नीड टू फॉलो द वेव फंक्शन। तो इसमें आपको इस मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले आप पता करोगे इस पर्टिकुलर एटम का वेव फंक्शन, फिर इस पर्टिकुलर एटम का वेव फंक्शन, और इसका हमने क्या माना है वेव फंक्शन, साई ए, और इसका हमने क्या माना वेव फंक्शन, साई बी। ओके, ये माना। अब इस मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन क्या माना हमने, ओनली साई। अब ये कैसे निकलेगा आपका, जब आप इन 2 पर्टिकुलर एटम के वेव फंक्शन का क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन निकल जाएगा। इज इट क्लियर। तो पूरे मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन आप कैसे निकालते हो, 2 कंस्टिट्यूटिव एटम्स के वेव फंक्शन के प्रोडक्ट से, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। ओके, सेकेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कंस्टिट्यूएंट एटम्स रिटेन देयर आइडेंटिटी व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो हम और दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट एटम्स जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हैं व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, मतलब जब मॉलिक्यूल बन जाते हैं तब वो कंस्टिट्यूएंट एटम्स अपनी अपनी आइडेंटिटी को लेके आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। Various trial functions psi are designed depending on the assumption regarding the molecular formation. Setting up different trial functions indicates our attempts to describe the structure of molecule in different ways, taking into account various factors such as effective nuclear charge, resonance, indistinguishability of bonding electrons, etc. तो जब साई को डिज़ाइन किया जाता है तो वेरियस ट्रायल फंक्शंस निकाले जाते हैं, अलग अलग तरीके से साई को डिफ़ाइन किया जाता है। इस अजम्पशन के बेस पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो है वो आपका बेस करता है, ठीक है। अब आप कितने ट्रायल फंक्शंस लगा रहे हैं साई को कैलकुलेट करने के, वो आप बताता है कि आपने कितने अटेम्प्ट्स लगाए हैं एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को पता लगाने में, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रेजोनेंस और आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सब भी अफेक्ट करते हैं इन सब चीज़ में। आगे बढ़ते हैं हम। ईच ट्रायल फंक्शन इज़ फिटेड इनटू एन एप्रोप्रिएट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड एनर्जी वैल्यू E आर ऑब्टेन्ड एज अ फंक्शन ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। इसमें आपका क्या बोल रहे हैं, इसमें आपका ये बता रहे हैं कि हर एक ट्रायल फंक्शन जो है वो एक एप्रोप्रिएट श्रोडिंगर इक्वेशन में फिट होता है। आपने डिफरेंट ट्रायल फंक्शन से साई की वैल्यू निकाली, तो हर एक में से कोई एक तो ऐसा होगा जो उस श्रोडिंगर इक्वेशन में फिट करेगा और उसकी एनर्जी वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इसीलिए हमें साई की वैल्यू पता करने के लिए अलग अलग ट्रायल मेथड्स निकालने पड़ते हैं। अब ट्रायल मेथड्स निकालेंगे और वो ट्रायल मेथड्स हमें क्या बताते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आपने एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाने में आपने कितने अटेम्प्ट्स लगाए। ओके, अब हर एक ट्रायल फंक्शन जो है वो एप्रोप्रिएट श्रोडिंगर इक्वेशन में फिट होगा और उसकी एनर्जी वैल्यू जो निकलेगी वो एज अ फंक्शन ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की तरह निकलेगी। फोर्थ पोस्टुलेट पे हम प्रिंसिपल पे हम बढ़ते हैं, तो वो है हमारे पास E versus R diagram known as an energy diagram are drawn for each trial function. Curve with the minimum represents the stabilizing features for the molecular formation. तो E versus R diagram जो है आपका energy diagram होता है। अब इसमें क्या होता है, हर एक ट्रायल फंक्शन जो होता है वो आप ड्रॉ करते हो। आपने कितने ट्रायल फंक्शन निकाले उसको ड्रॉ करोगे आप। कर्व जो है जिसमें मिनिमम कर्व होगा, ठीक है, मिनिमम कर्व होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, मतलब ज़्यादा स्टेबलाइजिंग फीचर शो करेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन का, ठीक है। जिस कर्व में सबसे कम कर्वेचर होगा वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। Now the difference between the total energy of two isolated atom and the energy corresponding to the minima of a curve gives the bond energy calculated according to the particular trial function. The value of R at a minima point is equilibrium इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और अ बॉन्ड डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस निकालेंगे टोटल एनर्जी का, कैसे निकालेंगे, जो 2 आइसोलेटेड एटम्स हैं उनके बीच का जब डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन द टोटल एनर्जी ऑफ 2 आइसोलेटेड एटम्स, तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो किसके बराबर होगी, जितनी मिनिमा है आपके कर्व का, ठीक है, जितना मिनिमा है कर्व का उसके बराबर आपको एनर्जी मिलेगी। एंड इट गिव्स द बॉन्ड एनर्जी
कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर ट्रायल फंक्शन। ओके, अब जो वैल्यू आएगी आपके पास आर की एट द मिनिमा पॉइंट वो इक्विलिब्रियम होगी। ये एट इक्विलिब्रियम आपको मिलेगी इंटरएटॉमिक डिस्टेंस के और बॉन्ड डिस्टेंस के। ओके, और आप ऐसा हर एक फंक्शंस के लिए करेंगे। आपने डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल फंक्शंस निकालेंगे तो हर एक ट्रायल के लिए आपको ऐसा करना होगा, हर एक का कर्वेचर निकालना होगा और फिर उसके बाद उसका मिनिमम बॉन्ड एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 4 आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज से हैं। ओके, तो ये सारी आपके थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल्स या पोस्टुलेट्स भी कह सकते हैं। आपको ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है तो आप इन पोस्टुलेट्स को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी याद कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और जैसा जैसा आपकी बुक्स में या फिर मेरे नोट्स में लिखा हुआ है वैसा भी फॉलो कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।